प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहायक दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटी नेट की तैयारी कर रहे हैं और बताना चाहूंगी कि जो वीडियो पर पहली बार आए हैं वो पेन कॉपी लेकर बैठे हैं ना। और लोगों को पता है कि ये मॉक टेस्ट चल रहा है। फ्रेंड्स, बहुत मिस कर रही हूँ मैं लाइव क्लास को। कुछ प्रॉब्लम्स ही ऐसी हैं कि लाइव क्लास में नहीं ले पा रही हूँ, है ना। लाइव क्लास न लेने की वजह यही है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम बहुत ज़्यादा का मतलब हुआ कि मैं चाहती हूँ कि मैं 10 मिनट में आपको 20 या से 25 प्रश्न प्रोवाइड करूँ, या 10 मिनट में बहुत ज़्यादा कुछ आपको बता कर जाऊँ। और वही लाइव क्लास में करती हूँ तो 15 प्रश्न 30 मिनट के, 25 मिनट के, आधे घंटे के हो, मतलब 40 मिनट हो जाता है, तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है ना? तो कोई बात नहीं, आप पेन कॉपी लेकर बैठे, आपको ये देखना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और ये प्रश्न केवल 2013 नवंबर 2020 को जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया है, उसी के पैटर्न पर पूरा मैंने लिया है, उसको एनालाइज करते हुए। तो वीडियो को पूरा देखें और सभी अपने मार्क्स मुझे बताएंगे कि आपने कितने सही किए हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, टॉप 20 क्वेश्चन है ना। यदि 20 में से आपने 15 भी सही कर लिए ना तो बहुत अच्छा है। 15 भी यदि आपने सही किए तो बहुत अच्छा है। जो 18 किए वो तो मेरे मतलब सुपर सुपर मित्र हैं, ठीक है। जो 18 करते हैं मेरे सुपर मित्र हैं, उनको मैं एक्सीलेंट के रूप में देखती हूँ, ठीक है। बाकी 15 भी आप करते हैं तो बहुत अच्छा है ना। देखो, पहला प्रश्न आता है कि करम बीबी और सरफराज किस उपन्यास के पात्र हैं। तो ये जिंदगी नामा है ना। अब जिंदगी नामा आप जानते हैं कृष्णा शोभती का उपन्यास है, 1972 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा शोभती का ही है, जो कि अच्छा हाँ, जिंदगी नामा 1979, ठीक है, माफ कीजिएगा, 79 में। और सूरजमुखी अंधेरे के 72 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 1919 लगाते जाना, तो 72 में प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज हमने देख लिया। अब याद रखना आपको, डार से बिछुड़ी और यारों के यार किसके उपन्यास हैं, है ना, ये बिल्कुल देखना है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब एक बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि जब भी आप पढ़ें, जब भी आप कहीं भी आप कभी भी आप पढ़ें, या अभी तक ये चीज आपने सीखा नहीं तो आज ये आप सीख लें कि आपको केवल प्रश्न देखना है। आपको प्रश्न देखते ही उत्तर आपके दिमाग में आना चाहिए, ऑप्शन न देखने से पहले ही, है ना। तो इस तरह की तैयारी करनी है। एक बात और कहना चाहूंगी, तैयारी ऐसी करनी है कि आपको खुद के लिए नहीं पढ़ना है, आपको दूसरों को पढ़ाना है, दूसरों को सिखाना है ना। तो मेरी बात यदि पसंद आए तो एक लाइक इसके लिए कमेंट किया करिए, क्योंकि कमेंट से बड़ा उत्साह बढ़ता है मेरा। काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है इस टाइम का, फिर भी मैं पीवाईक्यू लेकर आती हूँ, एमसीक्यू लेकर आती हूँ, दोनों को ऐड करके एनटीए की जैसा प्रश्नोत्तरी बनाकर ला रही हूँ। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित भाषाओं को उनकी विकास क्रम में व्यवस्थित करना है ना। ये प्रश्न देखो क्या है, ये प्रथम पाली का पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पहले क्या था, यही प्रश्नों का क्या पूछा था कि ये इसका क्षेत्र कहाँ है ना। ब्रजभाषा का क्षेत्र, या ये किस भाषा से निकली हुई है, किस कौन सी अपभ्रंश भाषा से है, कौन सी अर्धमागधी से, कौन सी मागधी से बनी हुई है, ऐसा बनता था। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्रम पूछ दिया है, क्रम पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है बता दूं, करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर है। पहली प्राकृत है या प्रथम प्राकृत, है ना, सौर श्रेणी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी, ये हमारा सही क्रम है। हो सकता है कुछ इसी टाइप का प्रश्न देखो इस बार भी पूछ दी। अगला प्रश्न बनता है कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है, किस आलोचक का कथन है। तो बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है, सबने चूज किया है ना, सबने आंसर को चुन लिया है ना, सबने आंसर का चयन कर लिया है। अब मेरा सुनिए, ए नंबर हमारा करेक्ट है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न आते ही फ्रेंड्स, प्रश्न आते ही आप क्या किया करिए, वीडियो को पॉज करके आंसर जल्दी से चूज करें, फास्ट करें, है ना। अभी देखो स्पीड बढ़ाओ, ये नहीं कि आप भी इतने धीमे धीमे चलो। जो स्पीड से चल रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। वो पहले था जब एग्जाम से 2-3 महीने आप बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते आ रहे थे, ठीक था। लेकिन अभी अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना किस काव्य की विशेषता है। प्रेम मार्गी सूफी शाखा, रीतिकालीन काव्य, छायावादी कविता, या प्रयोगवादी कविता। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य में ईश्वर को नायिका के रूप में ही परिकल्पित किया गया है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध छायावादोत्तर युग का नहीं है। देखो ये सभी प्रश्न उसी पैटर्न पर हूबहू प्रश्न मैंने उतार लिए हैं, केवल प्रश्न चेंज किया है। और यहाँ वहां पर कुछ और प्रश्न था, यहाँ पर मैंने कुछ और प्रश्न रख दिया है ना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है कि कौन सा निबंध जो छायावादोत्तर युग का नहीं है। तो कालिदास के समय का भारत, ठीक है, कालिदास के समय का भारत हम जानते हैं महावीर शायद द्विवेदी का है। और द्विवेदी जी हम ये भी जानते हैं कि द्विवेदी युग के हैं, है ना। तो छायावादोत्तर युग का नहीं है, हमारा डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ये लो, फिर प्रश्न आ गया,
जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर चूज करो। सभी लोग चूज करो और सभी मुझे बताएंगे कि 20 में बताना यार 18 किसका सही हुआ और 15 किसका सही हुआ। तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है ना? श्रृंखला की कड़ियां, भारतीय संस्कृति के स्तर, विवेचनात्मक गद्य या फिर विद्यार्थी जीवन। तो बता दूं जो हमारा करेक्ट आंसर है डी नंबर करेक्ट है, विद्यार्थी जीवन। और विद्यार्थी जीवन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, जो कि 1956 में लिखा गया है। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है कि परमात्मा का कुत्ता का वर्ण विषय बताना है। ठीक है, परमात्मा का कुत्ता का वर्ण विषय बताना है। ये क्या है? हमारा आज का चैलेंज प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है? हमारा चैलेंज प्रश्न है और सभी को इसका उत्तर देना है। सभी मित्रों को इसका उत्तर देना है। बड़े ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसका उत्तर सबको देना है, सभी मित्रों को देना है। जैसे भी आता है, क्वेश्चन मार्क आता है ABCD तुक्का मार के, या कन्फर्म है आप, या बता देंगे कि इस प्रश्न को आपने कहाँ पढ़ा था, है ना? यदि कोई बता भी देता है कि इस प्रश्न को आपने कहाँ पढ़ा था, तो बहुत खुशी होगी मुझे, बहुत ही खुशी होगी। उसका नाम मैं एक बार प्रोनाउंस करना चाहूंगी, नाम लेना चाहूंगी अपनी वीडियोस पर। ठीक है, तो बताना फ्रेंड्स। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि उच्च मध्यम वर्गीय तुच्छ व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है, किस में है? बताना है। प्रति पर कथा में, मायादास की माड़ी में, समय सरगम में, या फिर नाच्यबोध गोपाल में। तो बता दो इसका जो करेक्ट आंसर है 8 नंबर का सी नंबर करेक्ट है, समय सरगम में। अब आप जानते हैं कि समय सरगम किसका उपन्यास है? ये भी कृष्णा शोभती का ही उपन्यास है, 2000 ईस्वी में लिखा गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित में से समकालीन कवियों की श्रेणी में शामिल नहीं है। एक बात कहना चाहूंगी, यदि आप ये चाहते हैं कि इसका PDF मैम देती है लेकिन वहां पर ऑप्शन नहीं देती है, तो फ्रेंड्स आप ये सोचकर चलो कि आप NTA के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, NTA के जैसे पैटर्न को प्रश्न के सॉल्व कर रहे हो, वहां पर तो ये नहीं होगा ना कि NTA से आप बोल पाओगे कि प्रश्न के साथ उत्तर भी टाइप करके दिया करिए, है ना? आप लोग अक्सर बोलते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, कोई टेलीग्राम पर, कोई यूट्यूब पर, कोई कहीं, मतलब कि मैम आंसर भी दिया करें। बड़ी हैरानी होती है मुझे। एक बार वीडियोस को वॉच करिए, बड़े ध्यान से वॉच करिए। और मैं बता दूं, यदि आप सीरियस है ना, मैं आपको अपनी ज्यादा बड़ाई नहीं करती, लेकिन मैं ये कह दूं कि एक बार यदि मैंने किसी टॉपिक को रीड किया या मैंने किसी वीडियो को देखा है, तो उसका 60% से ज्यादा मैं उसका उतार लेती हूँ अपने स्मृति पटल पर। ठीक है, उसकी छवि में उतार लेती हूँ अपने स्मृति पटल पर, यानी अपने दिमाग पर। तो ऐसा ही करना है, बड़े जोश जुनून उत्साह के साथ तैयारी करो। ऐसे रोते रोते या फिर एकदम लेजी होके तैयारी मत करो फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो समकालीन कवियों की श्रेणी में शामिल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर सबने चूज कर ही लिया होगा, है ना? सबने चूज कर लिया। मैं बता दूं, इसका हमारा ई नंबर करेक्ट है। ठीक है, रघुवीर सहाय जो है वो समकालीन कवियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो बता दो किसकी श्रेणी में आते हैं? मुझे नहीं बताते, खुद को बताओ आप। ठीक है, खुद को ही आप सोचो कि ये रघुवीर सहाय किस श्रेणी में आते हैं, समकालीन कवियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम भाषा का है ना? आश्रय, उंगली, उबटन या फिर किसान, है ना? ये देखो सबको बताना है इसका आंसर। मैं चाहती हूँ सभी लोग बताए, पर कोई बात नहीं, चलो मैं बता देती हूँ। बाकी आपने चूज कर ही लिया है। आपने क्या चूज किया है फ्रेंड्स, वो आप खुद ही जानो। बस हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, आश्रय जो है वो तत्सम भाषा का शब्द है, बाकी ये सभी तद्भव भाषा के शब्द हैं। ये प्रश्न बना था। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, वहां पर थोड़ा सा चेंज था, बाकी यहाँ सब कुछ वही है। अगला प्रश्न आता है कि कामता प्रसाद गुरु ने किस समास को संख्या पूर्व कर्मधारय भी कहा है? याद रखना कि रूढ़ शब्द से प्रश्न आ चुके हैं, है ना? NTA के माइंड सेट को थोड़ा सा पढ़ो मेरे दिमाग से, कि रूढ़ से प्रश्न आ चुके हैं। योग, यौगिक, योग, रूढ़ यहाँ से बने हैं ना। प्रश्न आते हैं अरबी फारसी का, कौन सा नहीं है, कौन सा पुर्तगाली, जो भी हिंदी अरबी, ऐसा अंग्रेजी वाला प्रश्न नहीं है। यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं, ये वाला। एक प्रश्न आ चुका तत्सम तद्भवसी। प्रश्न बन चुके हैं कि शब्द के अनुसार कितने वाक्य हैं, या उपसर्ग के अनुसार कैसे शब्दों का प्रयोग हमें कर लगाना है, या बहुत तरह के ऐसे प्रश्न बन चुके हैं। तो आप सोचो कि इस बार हो सकता है समास या संधि से न पूछ लिया जाए, या फिर कुछ जैसे प्रश्न बनता है कौन सा विधेय वाचक वाक्य नहीं है, कौन सा प्रश्नवाचक है, कौन सा विस्मयादि बोधक है। इस तरह के प्रश्न कुछ आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ जो भी आता है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। तो एक ये अल्प प्राण, महाप्राण, यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, स्वघोष, है ना, ये वाले प्रश्न यहाँ से अघोष सघोष वाले से बन चुके हैं। हो सकता है कर्म ऐसे समाज से न पूछ लिया जाए, या तो NTA के माइंडसेट को पढ़ना है। जो भी आप PYQ सॉल्व करें, आप देखें भी रिसेंटली 2020 का
कि 2020 में यदि ऐसा प्रश्न आया था तो अगला प्रश्न क्या हो सकता है ना, कैसा बन सकता है। ये यदि आपने पढ़ लिया तो एग्जाम को आपने ना 60% ही समझ लिया, मैं आपको बता दूं। यदि और यही मैंने अपने तैयारी के दौरान समझा है। बाकी कोई मेरा प्रखर गुरु नहीं था जो मुझे अच्छे से गाइड करे। केवल स्मिता मैम जरूर हैं जो कभी कभी मुझे कॉल कर दिया करती थी, पूछ लिया करती थी मेरी तैयारी कैसी चल रही है। मेरा एक ही जवाब होता था, बहुत बढ़िया। एक ही जवाब होता था, बहुत बढ़िया। कभी मैंने नहीं कहा कि तैयारी में कुछ कमी है। बस तो और PYQ ही मेरे सब कुछ थे, है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मेरे सब कुछ थे। चलो ज्यादा बात हो गई, है ना। मैं आपको समझाती भी चलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बातें कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठ जाएंगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी को क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है द्विगु समास, है ना। द्विगु समास को इन्होंने संख्या पूर्व कर्मधारय भी कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ हमें असंगत युग बताना है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री माटी जागीर, लक्ष्मीकांत वर्मा रोशनी एक नदी है, लक्ष्मी नारायण लाल कर्फ्यू और चिराग जल उठा सुरेंद्र वर्मा। अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही है ना। 12 नंबर का बताना है कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है फ्रेंड्स, डी नंबर सही है। चिराग जल उठा सुरेंद्र वर्मा का नहीं, जबकि ज्ञानदेव अग्निहोत्री का ही है। ठीक है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का ही है चिराग जल उठा, है ना। आगे फिर देख लेते हैं। अब देखो ये मॉक टेस्ट जो चल रहा है ना, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रश्न आता है कि महिला नाटककारों में असंगत युग्मों का चयन कीजिए। मृदुला गर्ग कितनी कह दे, मृणाल पांडे आदमी जो मशुआरा नहीं था माफ करना सॉरी, शांति मेहरोत्रा ठहरा हुआ पानी, कृष्णा सोबती बिना दीवारों के घर, है ना। तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है, वो असंगत बताना है, कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है, कौन सा असंगत है। तो देखो डी नंबर जो हमारा करेक्ट है आंसर है, डी नंबर करेक्ट है, क्योंकि कृष्णा सोबती का बिना दीवारों के घर नहीं है। ये किसका है, मन्नू भंडारी का है। ठीक है, ये मन्नू भंडारी का है, ये हमारा असंगत है, यही हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न फिर आता है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने नाम दिया। एक बात यहीं पर और आपको मैं अवगत कराना चाहूंगी, बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कि हो सकता है यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट आंसर सबने चूज किया। हो सकता है कुछ लोग हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं इसको अपभ्रंश काल को आरंभिक काल, कुछ ने कहा प्रारंभिक काल, कुछ ने आदिकाल कह दिया है, कुछ ने आधार काल कह दिया है, कुछ ने और कुछ कहा, कुछ ने और कुछ कहा। ठीक है, अब यहाँ पर अपभ्रंश काल किसने नाम दिया है, तो बता दूं धीरेन्द्र शर्मा ने। बी नंबर हमारा करेक्ट है, धीरेन्द्र शर्मा ने कहा है अपभ्रंश काल। और हम जानते हैं कि राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, संधि काल। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। पर याद रखना, भले ही एक ही नाम से किसी अन्य ने भी पुकारा हो आदिकाल को, एक ही नाम मतलब दो लोगों ने दिया है, पर ये याद रखना कि जो यहाँ ऑप्शन में है आपको चयन उन्हीं का करना है ना। अब वहां मत ढूंढने लगना कि यार उन्होंने क्या किया था, राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला था, है ना, या फिर और आप आचार्य शुक्ल ने क्या बोला था, ऐसा नहीं ढूंढने लगना है। जो हमारे सामने है उसी का हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न होता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न में से द्वाश्रय काव्य की रचयिता कौन है, हेमचंद्र, पुष्पदंत, सरहपा या विद्याधर। तो यहाँ पर देखो जो हमारा करेक्ट आंसर है सबने चूज कर ही लिया है, हेमचंद्र हमारा करेक्ट आंसर है। द्वाश्रय काव्य के रचयिता आचार्य शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र है। आगे फिर प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित रीतकालीन रचनाओं में असंगत युग्म का चयन करना है ना। चयन करना, यहाँ पर ए नंबर टाइप करना भूल गई। ठीक है, ए नंबर टाइप करना भूल गई। आज क्या है 3 बजे प्रश्नोत्तरी, रात के 3 बजे जग करके प्रश्नोत्तरी बना रही थी, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ हो। यहाँ ए नंबर होना चाहिए था। बताना है, उत्तर सबको बताना है कि प्रताप शाही व्यंग्यार्थ कौमुदी, चिंतामण त्रिपाठी अलंकार चिंतामणि, जसवंत सिंह प्रबोध चंद्रोदय, सुखदेव मिश्र अध्यात्म प्रकाश। इसका उत्तर सबको बताना है। 16 नंबर का सभी लोग बताएंगे, सभी लोग टाइप किया करिए, है ना, तुक्का मारिए, जैसे भी हो सके टाइप करिए। बाकी किताब उताब ना खोलिएगा। ठीक है, मैंने कहा है ये मॉक चल रहा है तो किताब नहीं खोलना है, बाद में किताब देख लेना। बाकी जैसे ही मैं वैसे भी सबका रिप्लाई करती हूँ, जैसे ही किसी का मैंने मतलब थंब दिखा के बोल दिया कि सही है ना, ज्यादा गुड वुड ना टाइप कर पाई तो ही बोलती रहती हूँ। सबका सही रहेगा, गलत रहेगा, जो भी होगा, है ना। आगे प्रश्न आता है कि छंद शास्त्र पर इनका सब विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। आचार्य शुक्ल का कथन किस कवि के लिए ही, चलो जल्दी से सब कोई चूज कर लो अपना उत्तर। वरदाई के लिए, सिंह के लिए, दास के लिए या फिर मिश्र के लिए, है ना। सबने अपना आंसर चूज कर लिया ना। अब मैं बताती हूँ किसका है, ये किसके लिए आचार्य शुक्ल ने बोला है। तो बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है सुखदेव मिश्र, डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है ना। वीडियो को देखते ही पॉज कर लिया करें फ्रेंड्स, पॉज कर लिया करें मेरे आंसर न आने से पहले ही। निम्न में से कौन सी रचना आधुनिक युग की है,
मनोविनोद, सुधा निधि, प्रेम वाटिका, उपदेश रसायन। ये भी देखो PYQ है, 13 नवंबर 2020 में आया प्रश्न है, पर वहां पर ये नहीं था, ऑप्शन ये नहीं थी। प्रश्न ऐसा ही था कुछ तो कि आधुनिक युग की कौन सी कविता नहीं है, कुछ और प्रश्न इसी टाइप का था, मैंने बनाया इसको। तो मनोविनोद, सुधा निधि, प्रेम वाटिका, रसायन। तो आधुनिक युग की जो कविता है ना, है और नहीं है में जरूर ध्यान देना। तो आधुनिक युग की जो हमारी कविता है वो है मनोविनोद, ठीक है, मनोविनोद है। अब बताओ मनोविनोद किसकी रचना है ना, बताना है मनोविनोद किसकी रचना है, बता देना जिसको आता है। बाकी सुधा निधि, प्रेम वाटिका, रसायन, उपदेश रसायन रास को याद रखना। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि यह कहानी का उद्देश्य है, यह कहानी किस मतलब यह किस कहानी का उद्देश्य है कि विवाहित युवती के जीवन चित्रण के माध्यम से नारी के सीमित संसार में घुटन और उदासी को विषय बनाया गया है। सिक्का बदल गया, गैंग्रीन, परिंदे, राजा निर्वंशिया, है ना। चाहती तो हूँ मैं इसको चैलेंज करने के लिए, लेकिन कई मित्रों के जवाब होते हैं मैम सभी प्रश्नों का आंसर बताया करिए, है ना। कुछ मित्र हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो शायद बेहतर तैयारी ना हो पाई हो, या फिर कहीं ना कहीं उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको लगता है कि मुझे सारा आंसर बताना चाहिए। तो आपने आंसर चूज कर लिया, मेरा आंसर सुनिए क्या होना चाहिए, है ना। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, इस तरह का प्रश्न बनेगा। कहानी से या नाटकों से ऐसे उद्देश्य परक या फिर उनकी विशेषताएं, है ना, पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा गैंग्रीन है ना। गैंग्रीन की मालती है, जो विवाहित युवती है, कहीं न कहीं उसका जो जीवन है घुटन और उदासी में क्योंकि बीतता रहता है। आपने यदि कहानी को पढ़ी होगी, पढ़ा है तो बड़े ध्यान से आपको याद आता होगा कि वो ज़्यादा टाइम अपने काम-काज में लगी रहती है, फिर अपने पतिदेव जी का ज़्यादा इंतज़ार करती रहती है उसके उनके आने का, है ना। उनके एक मित्र भी जाते हैं, तो वो सब देखते हैं उसकी मनोदशा को, मित्र मेन उनके लेखक ही हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा-सा देख लो, कहानी अभी भी चाहो तो आप पढ़ लो। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि लिपि के विकास क्रम में शामिल नहीं है, है ना। लिपि के विकास क्रम में कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जल्दी से अपना आंसर चूज करो। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, भावलिपि, ध्वनिलिपि, प्रतीक लिपि, है ना। उम्मीद करती हूँ कि सबने आंसर चूज कर लिया होगा। अभी भी कह रही हूँ जिनका 20 में से 18 सही होगा आप मुझे कमेंट करेंगे, 15 सही होगा वो भी कमेंट करेंगे, 11 सही होगा वो भी करेंगे, 12 रहेगा वो भी करेंगे। तो मैं आपको निष्कर्षतः बता दूंगी कि क्या है, कैसी तैयारी है ना। कैसी तैयारी है वहां निष्कर्षतः बता दूंगी कमेंट में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है बता दूं कि बी नंबर करेक्ट है, सूत्र लिपि नहीं आता है ना। लिपि के विकास क्रम की जो अवस्थाएं हैं उसमें सूत्र लिपि ओ हाँ सूत्र लिपि फ्रेंड्स नहीं आता है, बी नंबर ही हमारा करेक्ट है, ठीक है। बाकी चित्रलिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि, प्रतीक लिपि आता है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। माफ कीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी हौसला मेरा बढ़ता ही है, चला जा रहा है। आपका इतना प्यार दुलार जो मुझे यूट्यूब पर मिल रहा है ना। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन आप जरूर चेक कर लेना कि किस किसने दबाया है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर कुछ इस तरह के प्रश्नोत्तरी आपके PDF पड़े हुए हैं, जिनको पढ़ करके आप अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।